आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। दिल्ली में जारी किसानों के आंदोलन की गूंज आज लखनऊ की सड़कों पर भी गूंजी। आंदोलन के समर्थन में कन्नौज पहुंचने का प्लान बना चुके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि 4 घंटे बाद अखिलेश को रिहा कर दिया गया, लेकिन इससे पहले पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच खूब धक्का मुक्की हुई। देखिए। कन्नौज पहुंचने का प्लान फेल हो गया। यूपी पुलिस ने अखिलेश यादव का रास्ता रोक लिया। चाहकर भी लखनऊ से बाहर नहीं निकल पाए समाजवादी पार्टी के मुखिया। पुलिस की गाड़ी में ठूंस दिए गए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस वक्त हमारे ठीक सामने आपको नजर आ रहे हैं। उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अखिलेश यादव गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आज की ये न्यूज 24 पर हम आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं कि अखिलेश यादव गिरफ्तार हो गए हैं। खुद अखिलेश यादव को भी पता नहीं था कि लखनऊ पुलिस उन्हें कहां ले जा रही है। मुझे नहीं पता कहां लेके जा रहे हैं, हमें नहीं पता कहां लेके जा रहे हैं। यूपी पुलिस की गाड़ी जब इको गार्डन पहुंची तभी अखिलेश यादव को भी मालूम हुआ कि उन्हें कहां लाया गया है। लेकिन अखिलेश यहां भी किसानों के समर्थन में धरने पर बैठ गए। बीच में अखिलेश यादव यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके साथ जो अखिलेश यादव की जो अपनी सुरक्षा है वो भी यहाँ पर मौजूद है और उनको यहाँ पर मनाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी उनसे इस बात के लिए निवेदन कर रहे हैं कि वो धरने से उठ जाएं, लेकिन अखिलेश यादव लगातार डटे हुए। उनका कहना है कि जिस तरीके का बिल किसानों के खिलाफ सरकार लाई है उसको जब तक वापस नहीं लिया जाएगा समाजवादी पार्टी लगातार अपना आंदोलन जारी रखेगी। इको पार्क में धरने पर बैठे अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाया है। उन्होंने सवाल दागा कि जब किसान ये कानून नहीं चाहते तो जबरन उन पर ये थोपा क्यों जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि अगर किसान कह रहे हैं कि ये कानून उनके पक्ष में नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों जिद कर रही है उस कानून को लाने के लिए। अखिलेश यादव को कन्नौज पहुंचने से रोकने के लिए यूपी पुलिस ने लखनऊ में उनके आवास के बाहर बैरिकेडिंग कर रखी थी। हालांकि वो बाहर जरूर आए, लेकिन जब पुलिस ने रोका तो वहीं धरने पर बैठ गए। इस बीच कुछ वकील उनसे मिलने आए, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी रोक दिया और हंगामा शुरू हो गया। हंगामा लगातार जारी है। गिरफ्तारी कर ली गई है कार्यकर्ताओं की, लेकिन आगे जो अधिवक्ता समाजवादी पार्टी के जो अधिवक्ता महासभा है उसके तमाम वकीलों ने आगे वाहन को रोक लिया और आप देख रहे हैं कि लगातार हंगामा लगातार यहां पर जारी है। इससे पहले अपने आवास को पुलिस छावनी में तब्दील हुआ देख अखिलेश यादव ने सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधा। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, जहां तक जाती नजर वहां तक लोग तेरे खिलाफ हैं, ऐ जुल्मी हाकिम तो किस किस को नजरबंद करेगा। इससे पहले अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों से किसान यात्रा में शामिल होने की अपील की। ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा, कदम कदम बढ़ाए जा, दंभ का सर झुकाए जा, ये जंग है जमीन की, अपनी जान भी लगाए जा, किसान यात्रा में शामिल हों, हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश का रास्ता रोकने को सत्ता की तानाशाही बताया तो बीजेपी ने इसे माहौल खराब करने की कोशिश बता दिया। जो देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण पैदा करके बोले वाली किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सरेआम गुंडाई कर रही है। इसलिए कहते हैं ना कि तानाशाही पार्टी हो गई है। इस पार्टी का देश में रहना और उत्तर प्रदेश में रहना खतरनाक है। इस पार्टी को जड़ से उखाड़ना चाहिए हम सभी को। कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे मोदी जी के और भाजपा के विरोध की राजनीति करने वाले जो भी दल हैं वह हों या जन्मजात किसान विरोधी लोग हैं, ये किसानों के हितैषी नहीं है, ये किसानों के दुश्मन है। सरकार को अविलंब मैं समझता हूँ मांग माननी चाहिए, इस अड़ियलपन को छोड़ना चाहिए, अन्यथा ये देश के लिए, इसके आर्थिक विकास के लिए ये बहुत ही घातक होगा। बीजेपी को छोड़कर यूपी के लगभग सभी बड़े दल किसानों के साथ खड़े हैं, जिससे सरकार मुश्किल में घिरती आ रही है। अशोक तिवारी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज 24। किसानों के बहाने पंजाब में अपनी सियासत चमकाने की खातिर आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी आज सिंघू बॉर्डर पर दस्तक दी। पूरी कैबिनेट के साथ किसानों का हाल जानने पहुंचे केजरीवाल ने किसानों की इस लड़ाई में, इस आंदोलन में
मोदी सरकार पर वार किया। किसान बॉर्डर पे आए थे तो केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम मांगे। चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें, लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी। पूरी कैबिनेट के साथ सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर इल्जामों की छड़ी लगा दी। केंद्र सरकार को किसानों का दुश्मन बताया तो खुद को किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द। किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ। दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर पर आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशा मारलेना ने किसानों को भोजन बांटा तो सीएम केजरीवाल ने मंगलवार को किसानों के भारत बंद के आह्वान का खुलकर समर्थन भी कर डाला। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। दिल्ली सरकार ने जिन कानूनों को लागू कर दिया है, अब सियासी स्कोर के लिए उन्हीं कानूनों का विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी कल जो किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो नया कानून बना है तो इसको 23 नवंबर 2019 को 2020 को क्षमा करें, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में नोटिफाई करके, गजट करके इंप्लीमेंट कर दिया। देखिए, मैं गजट लेकर बैठा हुआ हूं, तो इधर आप विरोध कर रहे हैं, उधर आप गजट निकाल रहे हैं। किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, जिनकी वजह से हमारे घर में चूल्हा जलता है, हमारे घर में रोटी बनती है, अगर वो इस तरह से आके आज सड़क पे बैठे हुए हैं तो पूरे देश को खड़े होकर उनका समर्थन करना चाहिए। केजरीवाल सिंघू बॉर्डर जरूर पहुंचे, लेकिन वो किसानों के मंच तक नहीं जा पाए क्योंकि किसानों ने साफ कर दिया कि वो राजनेताओं को मंच से दूर रखना चाहते हैं, किसी पार्टी से जोड़ने के खिलाफ हैं। कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। कृषि कानूनों को वापस लेने और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर आज पंजाब के कांग्रेसी सांसदों ने जंतर मंतर पर धरना दिया। तो वहीं किसान आंदोलन की बढ़ती ताकत से हरियाणा की खट्टर सरकार भी खतरे में पड़ती दिख रही है। जंतर मंतर पर जुटे पंजाब के कांग्रेसी सांसदों का पैगाम साफ था कि नए कृषि कानूनों को वापस लेना होगा, संसद का विशेष सत्र बुलाना होगा। किसान सड़क पे हैं, किसान भी यही कह रहे हैं कि भाई संसद का सत्र बुलाओ, तो हम भी ये कह रहे हैं संसद का सत्र बुलाओ, इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए और पुनर्विचार करने के बाद ये कानून वापस लिए जाए। हरियाणा और यूपी से लगी पंजाब की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन के सहारे अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने निकले पंजाब के कांग्रेसी सांसदों ने हुकूमत को ललकारा तो बीजेपी भी दस्तावेजों और सबूतों के साथ आ गई। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस फिलहाल जिस कानून का विरोध कर रही है, कभी वो खुद ही इसकी पक्षधर थी। देश की सरकार जो है साहूकारों के लिए लॉबिस्ट का काम कर रही है, कॉर्पोरेटाइजिंग द एग्रीकल्चर। किसानों की मांगे, उनकी मांगों के साथ हम खड़े हैं, हम यहाँ बैठे हैं और एक मांग भी कर रहे हैं कि आप पार्लियामेंट कॉल करो कि इसको हम इसका निपटारा कर सके। किसान जो हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके ये कानून जो हैं गैर कानूनी हैं, संविधान के विरुद्ध हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, तो केंद्र के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है ये कानून बनाने की। कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी। संशोधन के पक्ष में वो थे जो हमारी सरकार ने किया है। शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहा जाए तो कुछ अनुचित होगा क्या? इधर हरियाणा की खट्टर सरकार भी किसान आंदोलन के कारण दबाव में आ गई है। एक निर्दलीय विधायक पहले ही सरकार से अपना समर्थन वापस ले चुके हैं, तो उसकी सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी के कई विधायक किसानों के समर्थन में आ गए हैं। दबाव में आए जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि सरकारों को किसानों की बात सुननी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि कानून को रद्द करने में दिक्कत क्या है। अपने हितों के लिए देश का किसान आज एकजुट हुआ है, ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ इस आंदोलन की उपलब्धि है और इसीलिए सरकार राजहट छोड़े, राज धर्म निभाए और किसानों की मांगों को मानने का काम करे। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसान की बात की चिंता ना करें? हम उसको सम्मान करते हैं। आज कोई बात ठीक तरीके से वो रख रहे हैं
उसको छुड़ा जाना चाहिए। उसमें जो बदलाव है वो सरकार करेगी। जननायक जनता पार्टी पहले ही आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग कर चुकी है। चंडीगढ़ से विशाल एंग्रीश के साथ प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24। किसानों के आंदोलन के समर्थन में उतरे विपक्षी दलों पर बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने करारा हमला बोला है। जरा इनकी भी बात सुन लीजिए। कृषि संबंधी सुधार से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिल केंद्र सरकार ने उठाए हैं, जिसको लेकर के देश के कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार वही काम कर रही है, तो कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम कर रही है। अब जो चीज एपीएमसी मॉडल एक्ट में है, मैं उसका उल्लेख भी आपसे करना चाहता हूं। एपीएमसी एक्ट में किसानों को मंडी के बाहर अपनी फसल बेचने का प्रावधान किया है। अभी किया है, मोदी जी की सरकार ने भी किया है, लेकिन एग्जैक्ट यही बात कांग्रेस आज नहीं बरसों से कहती रही है। यही सब दल और सब दलों के नेता इस प्रकार से विरोध कर रहे हैं जैसे इनको अपनी जो की हुई बातें वो याद ही ना हो, भूल चुके हों। जब कृषि मंत्री थे शरद पवार जी यूपीए गवर्नमेंट में, उस समय तो उन्होंने इन बिलों के ऊपर यानी समर्थन करने के लिए, इन बिलों को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र तक लिखे। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव के चौथे चरण का मतदान शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। कड़ाके की ठंड के बावजूद मतदान में घाटी के लोगों ने, खासकर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कड़कड़ाती ठंड में भी पोलिंग बूथ के बाहर लोगों की ये कतार आतंक को करारा जवाब देने के लिए लगी है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं, जहां डीडीसी चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं में गजब का जोश था तो युवाओं में भी खासा उत्साह। तभी तो ये युवक 7 फेरे लेने से पहले अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। के इन चुनावों में 250 के करीब 249 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 7 लाख से ज्यादा जो वोटर है वो करेंगे। आज के इन चुनावों में इन 250 के करीब प्रत्याशियों में 80 से ज्यादा महिलाएं भी मैदान में खड़ी है और यही कारण है कि पिछले चरणों के दौरान भी काफी महिलाएं सामने आई जो वोट डालने के लिए भी आ रही थी और इन चुनावों में खड़ी भी थी। जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, तो पोलिंग बूथों पर कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया गया और लोगों ने घाटी में बदलाव के लिए अपने मत का प्रयोग किया। लोगों का जोश और वलवला देख रहे हैं, ये चेंज के लिए आए हैं। यहाँ डायनास्टी रूल हम लोगों को खत्म करना है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा खानदानी राज रहा है। हम लोग चाहते हैं कि नया फेस कोई आए जो इस इलाके की तरक्की के लिए काम करे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है। प्रदेश की 280 सीटों पर चुनाव हो रहा है। मैदान में बीजेपी के अलावा गुपकार गठबंधन है, जिसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई दल शामिल हैं। जम्मू कश्मीर से न्यूज़ 24 के लिए आसिफ सुआफ की रिपोर्ट। और अब बात पड़ोसी राज्य नेपाल की, जहां नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग जोर पकड़ रही है और पिछले 10 दिनों से देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है। भ्रष्टाचारी होशियार, हिंदू राष्ट्र कायमगार, हिंदू राष्ट्र कायमगार। झंडे बैनर्स के साथ नारेबाजी। हजारों लोगों का यह हुजूम नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए सड़कों पर उतर आया है। नेपाल ही एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, लेकिन ईसाइयों का जिस तरीके से आवेश
पूरे नेपाल में हो रहा है उससे लोग उब चुके हैं और अब वो हिंदू राष्ट्र घोषित कराने को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों से नेपाल में देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। देश के सभी प्रमुख शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। एकमात्र हिंदू राष्ट्र है, वो नेपाल का पहचान है, नेपाली का पहचान है और 1 अरब से 25 करोड़ जो हिंदू है उसको पहचान के लिए हम लड़ रहे हैं। दरअसल अप्रैल 2006 में नेपाल में राज्यशाही के खात्मे के साथ ही जारी किए गए अंतरिम संविधान से नेपाल ने हिंदू राष्ट्र होने का दर्जा समाप्त करते हुए खुद को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया था। नेपाल में जब राजशाही के खिलाफ आंदोलन हुआ तो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी और तत्कालीन माओवादी पार्टी ने देश से राजतंत्र के साथ साथ हिंदू राष्ट्र के रूप में रहे पहचान को भी खत्म कर दिया था, जबकि जन आंदोलन सिर्फ राजशाही को खत्म करने के लिए था। ऐसे में एक बार फिर से नेपाल के कुछ शहरों में हिंदू राष्ट्र के साथ साथ राजतंत्र को वापस लाने की मांग को लेकर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। नेपाल से अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।